Good morning, students. Today we will discuss about the class 7 science, chapter 6. Chapter 6 is physical and chemical changes. Physical and chemical changes. In this lesson, we have discussed about the physical changes, what is physical change and what is chemical change. We have seen the examples of that, and after that, today we will discuss about the characteristics of chemical reactions. Characteristics of chemical reactions, that some chemical changes that have been observed in the chemical reactions that have been written here. The first of all is evolution or absorb of heat, light or any other radiation. When the chemical changes happen, then the evolution of heat, light or any other radiations are happen. In this, there are two type of heat evaluated. First is exothermic reactions, in which heat is evaluated or given off is called exothermic reaction. And the other hand, it is endothermic reaction, in which heat is absorbed. When heat is absorbed, it is called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की क्या क्या पहचान होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो हमने पहचान देखा था वो ये कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हीट या तो जनरेट होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे दो तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें कि हीट निकलती है, हीट इज़ इवेलुएटेड। और दूसरा है इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इंडो मतलब होता है हीट इज़ एब्जॉर्ब, उसमें जो हीट है सराउंडिंग एरिया की हीट को वो एब्जॉर्ब करता है। ये दो तरह के रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस में। द सेकेंड वन इज़ what is the characteristics of chemical reaction is sound may be produced when the vinegar dioxide is combined with baking soda. It will produce carbon, water and sodium. It will produce a hissing sound. ठीक है, इसमें एक आवाज़ निकलती है जब भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन की पहचान क्या हुई? हीट का निकलना और आवाज़ का प्रोड्यूस होना। द थर्ड वन इज़ एवोल्यूशन ऑफ गैस। वेन एवर द केमिकल रिएक्शन इज हैपन, इट विल इवेलुएट द गैस, उसमें गैस निकलती है। तो केमिकल रिएक्शंस में तीन कैरेक्टर्स हमने देखे। पहला हीट का एब्जॉर्ब होना या हीट का निकलना, दूसरा साउंड का प्रोड्यूस होना, एंड थर्ड गैस का निकलना। ठीक है, ये तीनों केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं। चेंजेस इन कलर, द नेक्स्ट वन इज चेंज इन कलर। व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, द प्राइमरी कलर शुड बी डिफरेंट एंड द फिनिश प्रोडक्ट आर इंड प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट। तो केमिकल चेंज में कलर जो है वो जो हमारे पास सबस्टेंस है या केमिकल सबस्टेंस है वो बदल जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव सीन दैट व्हेन वी लीव द कट स्लाइस ऑफ एप्पल, ब्रिंजल और पोटैटो। जब कभी भी हमने घरों में देखा होगा, हम सेब को काट करके रख देते हैं या बैंगन को काटते हैं या आलू को काटते हैं, तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर ब्राउनी रिएक्शन हो जाता है, उसका कलर जो है वो ब्राउनिश होने लगता है। ठीक है, तो ये कलर चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो शुगर है, शुगर जो ब्राउनी रिएक्शन शो कर देती है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउनिंग अपीयरेंस में आ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज ए केमिकल चेंजेस। एंड द फिफ्थ वन इज़ चेंज इन स्मेल। केमिकल चेंज में जो महक है वो बदल जाती है। सबसे कॉमन एग्जांपल है, द वेरी कॉमन एग्जांपल फॉर द चेंज इन स्मेल इज़ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही का बनना। तो दूध की स्मेल जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, और जो कर्ड है, कर्ड की स्मेल जो है वो स्लाइटली एसिडिक होगी। ठीक है, हल्का सा खट्टापन के साथ उसका जो स्मेल होगा वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस है, जिससे हमें पता चलता है कि जब भी किसी भी सबस्टेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वो हीट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, तीसरा उसमें गैस इवेलुएट होगी, गैस निकलेगी, चौथा उसमें कलर चेंज हो जाएगा, और फिफ्थ उसमें स्मेल, उसकी महक बदल जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट
topic is rusting of iron. Commonly we have seen around us that the material that have been made from the iron, whenever it will get contact with the moisture air or water, it will get rusted. हमने अपने आसपास देखा है, जब भी लोहे की बनी हुई चीज़ें बाहर रखी जाती हैं या ऐसी जगहों पे रखी जाती हैं जहाँ पे नमी हो, तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, उसके ऊपर ब्राउन कलर के सबस्टेंसेस अपीयर्ड होने लगते हैं, जिसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो रस्ट है वो एक्चुअल में होता क्या है कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिससे वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो उसके ऊपर हमें अपीयर्ड होता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, इट विल बी जस्ट अपीयर्ड लाइक दिस। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर जब जंग लग जाती है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इट इज़ रस्ट और आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में जो लोहे की परत है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए स्लो चेंज दैट डिस्ट्रॉय द होल आयरन ऑब्जेक्ट। जो जंग लगने का प्रोसेस है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, और होने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो लोहे की चीज़ है वो धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इट विल बी ruined ऑफ। रस्टिंग बिकम फास्टर इफ़ द कॉन्टेंट ऑफ मॉइस्चर इज़ इन द एयर इज़ हाई। अगर नमी ज़्यादा है या नमी वाली जगह पे किसी चीज़ को रखा गया है तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ होगा, रस्टिंग बहुत ही तेज़ी से होगा। रस्टिंग इज़ फास्टर इन अ साल्टी एंड एसिड सॉल्यूशन टू। रस्टिंग की क्या क्या कंडीशन हुई? रस्टिंग जो है नॉर्मली तो बहुत ही स्लो प्रोसेस से होगा, लेकिन अगर कंडीशन 1 अगर नमी ज़्यादा है तो रस्टिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ी से होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर साल्टी नमक है, ठीक है, या नमक के आसपास चीज़ें रखी हुई हैं या नमक के कांटेक्ट में रखी हुई हैं, जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी में अपने नमक का घोल बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होगा। या अगर आपने एसिड रखा हुआ है किसी लोहे की बोतल में या लोहे के बर्तन में, लोहे के टिन जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर आपने अगर एसिड रखा हुआ है तो बहुत ही तेज़ी के साथ रस्टिंग करेगा। तो हाई मॉइस्चर कंटेंट, साल्ट एंड एसिड, ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें रस्टिंग बहुत ही तेज़ी के साथ, रस्टिंग की स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाती है। आयरन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल, इट इज़ यूज टू मेकिंग ब्रिज, कार, शेप, ट्रक, गेट्स, बेंचेस एंड वेरियस अदर सक्सेसफुल आर्टिकल्स। आयरन हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, जिससे हम ब्रिज, ठीक है, पुल बनाते हैं, पुल को बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाता है, कार को बनाने में किया जाता है, शिप को बनाने में, समुद्री जहाज़ों को, ट्रक, गेट्स, इन सारी चीज़ों को बनाने में हम लोहे का प्रयोग करते हैं। एवरी ईयर लॉट ऑफ मॉनेटरी लॉस अकर ड्यू टू द रस्टिंग। प्रत्येक वर्ष बहुत सारा जो लोहा है वो रस्टिंग की वजह से गल के ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है। जो चीज़ें धीरे धीरे यूज़ में नहीं होती या फेंक दी जाती हैं, उनमें रस्टिंग की वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और वो ruined ऑफ हो जाता है। रस्टिंग प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एड। रस्टिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शंस में? Fe। Fe इज़ अ आयरन when it is get contact with oxygen and water. When Fe get contact with O2 and H2O, it will form the rust. This is Fe2O3 X H2O. X जो है ये नंबर ऑफ H2O है, इट मे बी इंक्रीज्ड, ठीक है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस वेयर इट इज़ केप्ट ऑन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉइस्चर इज देयर। ओके, सो ऑल दिस अबाउट द chemical characteristics and as well as the rusting of iron. Next topic we will discuss, that is prevention of rusting. Prevention of rusting, how we will prevent the rusting? जैसे हमें अगर किसी चीज़ के ऊपर जंग लगने को रोकना है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? फर्स्ट कंडीशन इज दैट बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। हमें अपने लोहे से बनी हुई चीज़ों को हवा और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, ठीक है, वो खुले में ना रखी जाए, किसी चीज़ के नीचे ढक के रखी जाए, ठीक है, ताकि उसके ऊपर पानी की बूंदें ना जाएं, नमी ना जाए या हवा ना लगे। तो उस कंडीशन में जो रस्टिंग है वो नहीं हो पाएगी। इट कैन बी डन बाय द अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन द एक्सपोज पार्ट ऑफ आयरन और पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स।
हमें रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो हम उसके ऊपर ग्रीस लगा दें, जो लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं हम उसके ऊपर तेल या ग्रीस लगा दें, या उसको पेंट कर दें। जैसे हमने अपने घरों में देखा है, घरों में जो खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों की ग्रिल्स होती है, या दरवाजे लोहे के होते हैं, या चैनल लोहे के होते हैं, तो हमको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से उनके ऊपर जो रस्टिंग है, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर का कांटेक्ट कट जाता है, दूर हो जाता है, जिससे उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होने पाती। दूसरा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि लोहे के अंदर जिंक को मिला करके उससे गैल्वेनाइजेशन करना, उस दो चीज़ों का मिक्सचर कर देना। क्योंकि लोहा अगर सिंगल रहेगा तो वो रस्टिंग कर सकता है, लेकिन उसके अंदर अगर जिंक मिला दिया जाए तो वो रस्टिंग को रोक लेता है, रस्टिंग को नहीं होने देता, या रस्टिंग के रेट को बहुत ही स्लो कर देता है। In this process, a layer of metal like chromium or zinc is deposited on the surface of iron articles by passing electric currents। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर हमें जिंक की या क्रोमियम की लेयर हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे, और इस चीज़ को हम करने के लिए कैसा प्रयोग करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग, इलेक्ट्रोलिटिकली, इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिवेंशन है रस्टिंग को रोकने के लिए, बाय एलॉइंग। अ सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। दो तरह की चीज़ों को मिला देना, दो तरह के मेटल को मिला देना आपस में, ठीक है, या मेटल और नॉन मेटल को एक साथ मिला देना ही एलॉय कहलाता है। स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। हम जो अपने आसपास स्टील देखते हैं या स्टील से बनी हुई चीज़ें देखते हैं, स्टील जो है वो एक तरह का एलॉय है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, आयरन और कार्बन। आयरन और कार्बन को मिला करके स्टील बनाया जाता है। व्हेन मिक्स विथ निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टाइटेनियम इट बिकम स्टेनलेस स्टील। अगर हमें सिर्फ स्टील बनाना है तो हम आयरन और कार्बन को मिलाएंगे। अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है तो उसमें हम निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टाइटेनियम का भी प्रयोग करते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील, चमकदार स्टील बन जाती है, जिसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होता। द प्रेजेंस ऑफ दीज मेटल्स प्रिवेंट रस्टिंग। और इस मेटल की खास बात क्या होती है एलॉय की, एलॉय के ऊपर कभी भी रस्ट नहीं लगता। अगर हम आयरन के साथ कार्बन को मिक्स कर दें स्टील के ऊपर, कभी भी जो स्टील के बर्तन होते हैं उन पर कभी भी जंग नहीं लगते, या स्टील से बनी हुई जो ग्रिल्स होती हैं, या मॉल्स में जो स्टेयर्स के जो साइड्स बने होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कभी भी जंग नहीं लगता, वो हमेशा चमकदार बनी रहती हैं। इट विल प्रिवेंट द रस्टिंग प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is separation technique that is used to separate a solid that is dissolved in the liquid and made a solution. In other words, crystallization is a process in which pure crystals of a substance are obtained from its solution. Crystallization का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी घुलनशील वस्तु में से सॉलिड चीज़ों को निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने चीनी को घोल दिया, ठीक है, हमने एक चीनी का शरबत बना लिया। अब हम चाहते हैं कि उस चीनी के शरबत में से हमारा जो शुगर है, शुगर कंटेंट बाहर निकल जाए, ठीक है, वी वांट टू रिमूव दिस। या उसके अलावा साल्ट है, नमक जो है, नमक को सेपरेट करना है घुले हुए पानी में से, तो हम वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कैसे प्रयोग में लाया जाता है वो हम देखेंगे। If you closely observe the sugar and common salt, you will see that the particles of common salt and sugar is uniform shape and size, that is cubical। अगर हम नमक या चीनी के टुकड़े को देखें, एक दाने को देखें, तो सारे जितने भी क्यूब्स होते हैं, जितने दाने होते हैं, सबका साइज़ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है या एक जैसा होता है, एक ही तरह के आकार का होता है। और इस तरह के आकार को हम क्रिस्टल कहते हैं। चीनी के आकार को या शुगर के अलावा साल्ट जो है, साल्ट के आकार को हम क्रिस्टल कहते हैं। क्योंकि क्रिस्टल में क्या किया जाता है, जैसे जो समुद्र से नमक बनाने का प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं, समुद्र के पानी को बड़ी बड़े नालियों के रूप में हम वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसको एक पतली लेयर के रूप में फैला देते हैं।
जिससे कि जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो जो भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और वाटर के अंदर जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं और इस तरह से पूरे पानी को सूखने के बाद जो साल्ट के क्रिस्टल्स हैं वो हमें ज़मीन पे नीचे सतह पे बने हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम नमक को बनाते हैं या नमक को इकट्ठा करते हैं समुद्र के पानी से। ठीक है। The crystals of common salt, alum, sugars are obtained from their solution in water by the process of crystallization. During crystallization, solid is dissolved in water. क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया जाता है, जो भी सॉलिड है हमारा नमक या चीनी है, हम पानी में वो घुला हुआ है, वाटर इज सॉल्यूशन इज देन अलाउड टू इवेपोरेट। हमें क्या करना है, उस पानी को इवेपोरेट कर देना है, वाष्पोत्सर्जित कर देना है, उसको हीट देनी है, गर्मी देनी है, जिससे जितना पानी है पानी का सारा पानी उड़ जाए, उसमें से वाष्प बन के उड़ जाए। बाय दिस मेथड लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सबस्टेंस कैन बी ऑब्टेन। इस मेथड के द्वारा हमें फाइनली जो सॉलिड मटेरियल्स है उनका जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। सी वाटर कंटेन सॉल्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द कलेक्टिंग वाटर इन अ शॉलो पॉन्ड्स, द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड अंडर द हीट ऑफ सन एंड सॉलिड साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक वैसे ही समुद्र के पानी से जब नमक बनाने का प्रोसेस होता है उसमें भी समुद्र के पानी को बड़े बड़े शॉलो पॉन्ड्स, ठीक है, छिछले तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाता है और जिससे सूर्य की गर्मी से जो पानी है वो पूरा सूख जाता है और उस तालाब में लास्ट में पूरा पानी सूखने के बाद जो साल्ट है, नमक के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। ठीक है। ऑल दिस ऑफ द अबाउट योर लेसन 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हम फाइनली डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज में 1 और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, केमिकल चेंजेस में नई चीज़ बनती है, एक या एक से अधिक नई चीज़ें बनती हैं। फिजिकल चेंज इट इज़ यूजुअली अकॉम्पनीड बाय द चेंज इन शेप, साइज, कलर और स्टेट। फिजिकल चेंज में जब कोई वस्तु फिजिकल चेंज करती है तो उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, उसके साइज़ में बदलाव होते हैं, उसके आकार में बदलाव होते हैं, या उसके कलर और स्टेट का मतलब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस से है, वो इस स्टेट में बदल जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में इट इज़ यूजुअली अकॉम्पनीड बाय द एवोल्यूशन और एब्जॉर्ब ऑफ हीट। अब देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वो सब के सब यहाँ पे आएंगे। केमिकल चेंजेस में हीट एवेल्यूएट होगी, कलर चेंज हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस प्रोड्यूस होगी और प्रोडक्शन ऑफ स्मेल और चेंज इन स्मेल। ठीक है, हीट का प्रोड्यूस होना, कलर का चेंज होना, गैस का प्रोड्यूस होना, स्मेल का बदल जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे दिखाई देंगी, एज वेल एज द प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड आल्सो। मोस्ट फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। पानी से बर्फ़ का बनना और बर्फ़ से पानी का बनना फिजिकल चेंज है। मोस्ट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। दूध से दही का बनना, हम दूध से अगर एक बार दही बना दें तो दोबारा दही से दूध को हम नहीं बना सकते। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर लेसन 6 एंड दिस इज़ फिनिश्ड नाउ।